हर गलती का ठीकरा बहू पर ही क्यों फोड़ा जाता है। सुधा, ये क्या आज खाने में सिर्फ दाल सब्जी क्यों नहीं बनाई? तुम तो जानती हो मुझे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। ये कोरी दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना बेस्वाद लग रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना। सौरभ झल्लाकर बोला। सुधा बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई सौरभ। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता, मगर मम्मी जी ने सब्जी नहीं काटी। सुधा की सास माया जी बोली, अच्छा तो मैं अब मंदिर भजन कीर्तन भी ना करूं। अगर सब्जी काटना आटा गूंदना ही होता तो मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाई हूँ घर में। सुधा बोली, मम्मी जी प्रेरणा तो घर में ही थी ना, आप प्रेरणा से भी तो कह सकती थी कि वह सब्जी काट कर दे दे। सुधा की ननंद प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो, और मुझे भी ढेरों काम है। मुझसे ये सब्जी काटना और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। सौरभ बोला, सुधा एक दो टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी मेड लगी हुई है। कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो। सौरभ के मुंह से ये कड़वे शब्द सुनकर सुधा के आंसू छलक पड़े। सुधा की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। सुधा शादी के पहले भी नौकरी करती थी, जो उसने शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां सुधा पर डाल दी थी। सुधा सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती, और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी सुधा को रसोई में जरा सी भी मदद नहीं करता था। सास माया जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। ननंद प्रेरणा ऐसे भले मोबाइल में घंटों बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने कहो तो हमेशा पढ़ाई का बहाना बना देती। और पति सौरभ हर गलती का ठीकरा सुधा पर ही फोड़ देते थे। सौरभ खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल, सब्जी, हरी चटनी, सलाद, अचार उसे सभी चाहिए होता था, मगर हाथ से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, अपना खाना अपने हाथों से लेता तक नहीं था। सभी कामों के लिए सुधा को आवाज़ लगाता। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो सुधा से लाने कहता। सुधा भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, पूरे घर का खाना बनाती। रसोई में भी कुछ भी सामान खत्म होता तो उसे सामान को लाने की जिम्मेदारी भी सुधा की ही होती थी। अब सुधा भी थकने लगी थी। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देर हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता। ऐसे में थक हार कर घर आकर खाना बनाना होता था, और उसमें भी सौरभ को पूरा खाना चाहिए होता था, जो सुधा से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस माया जी से और प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर वह दोनों तो कोई ना कोई बहाना बना देती। माया जी घर में बैठकर आराम से टीवी का मज़ा लेती, और प्रेरणा ज़्यादातर अपने फ़ोन में लगी रहती। मगर मदद के नाम पर माया जी को मंदिर सूझ जाता और प्रेरणा को पढ़ाई, और सौरभ से तो मदद की उम्मीद लगानी भी अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि सौरभ को बस सुधा पर गुस्सा करने आता था। पूरे परिवार के सामने ही सौरभ सुधा को हर बार सुना देता, जिस वजह से सुधा और उदास हो जाती। सुधा अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रात को अचानक 3 बजे सुधा के पेट में दर्द होने लगा। सुधा दर्द से कराने लगी तो सौरभ की नींद खुली।
सौरभ बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? रात को तो चैन से सोने दिया करो। सुधा बोली, सौरभ, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दो। दर्द के कारण मुझसे उठा नहीं जा रहा। सौरभ गुस्से में बड़बड़ करते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लेकर सुधा के लिए हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत। कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखा आना। तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसीलिए अब चुप करके सो जाओ। सौरभ ये बोलकर सो गया। सुधा एकटक सौरभ को देखती रह गई, क्योंकि सौरभ की तबीयत खराब होने पर सुधा खड़ी की खड़ी रह जाती थी। सौरभ के खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का ध्यान सुधा रख लेती थी, मगर आज पेट दर्द के समय भी सौरभ को रात को उठना सौरभ को गुस्सा दिला रहा था। जबकि ऐसी अनगिनत रातें सुधा ने सौरभ का खूब ध्यान रखा था। अब सुधा के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था। उसे मानो अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में और इन घर वालों के लिए। क्या वह घर वालों के लिए सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी? वह मशीन जो कभी बिगड़ नहीं सकती या खराब नहीं हो सकती, या जो खराब हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन सुधा सुबह अपनी रोज के समय पर उठ गई और जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। सौरभ ने तो सुबह उठकर सुधा से ये तक नहीं पूछा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रास्ते भर सुधा को यही अखरता रहा कि अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की अहमियत नहीं होगी तो उसके घर वालों को भला क्यों होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो आती है ससुराल, मगर यदि उस पति को ही पत्नी के लिए प्यार और सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज सुधा ऑफिस में तो थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। सुधा के पास पति और ससुराल वालों का कुछ भी समर्थन नहीं था। सुधा की सहेली उषा ने जब सुधा को इस तरह गुमसुम देखा तो वह पूछ बैठी, सुधा, क्या हुआ आज तुम्हें? सुबह से देख रही हूँ आज तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। सुधा ने पूरी बात उषा को बताई तो उषा ने उसे एक तरकीब बताई और बोली, तू सिर्फ ये काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, पूरे घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। सुधा को भी तरकीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों और पति को अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। दूसरे दिन भी सुधा सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उससे जो बन सका उतना काम आज उसने किया और रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर परांठे सभी के लिए नहीं बने हुए हैं। सुधा ने सिर्फ अपना टिफ़िन तैयार किया और चली गई। सौरभ सुधा से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय नाश्ता मांगा तो माया जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफ़िन के लिए परांठे तक नहीं बनाए हैं। चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई। हर रोज़ सभी के परांठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के भी परांठे नहीं बनाए, सिर्फ अपने परांठे बनाए और मैडम चली गई ऑफिस। रसोई भी पूरी अस्त व्यस्त पड़ी है। रोज़ तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के, जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारे आगे क्या हाल होगा।
सौरभ बोला, मम्मी आज आने दो शाम को घर, मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 पराठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा है। माया जी प्रेरणा को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा जरा भाई के लिए 4 पराठे बना दे, टिफ़िन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से आकर बोली, भाभी को बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है। रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, पराठे भी सिर्फ अपने बनाकर टिफिन में भर कर ले गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है रसोई में, आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रेरणा काम से पल्ला झाड़ते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा ये घर का काम। थोड़ा दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है। आपको ही ये बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी पराठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे सहेली के घर जाना है अभी पढ़ाई के सिलसिले में। सौरभ बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और पराठे बनाकर सौरभ के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, सौरभ आज सुधा से बात करनी ही पड़ेगी। एक दिन मैं घर का काम कर लूँगी, रोज़ रोज़ मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं सुधा को बराबर करता हूँ, वरना ये इसका रोज का नाटक हो जाएगा। सुधा ऑफिस तो पहुँच गई थी, मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामे का शिकार होना था। वह ये अच्छे से जानती थी। ऑफिस में सुधा घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम ख़त्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी जो सभी मेंबर को अटेंड करनी जरूरी है। सुधा ये सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उसे पूछा तो सुधा ने उससे कहा, उषा तूने जैसा कहा था वैसा मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैं घर जाऊँगी तो सौरभ और मम्मी जी जान मुझे कितना सुनाएंगे। पर उस पर से ये ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में भी देरी हो जाएगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा कुचा काम करके ही गुस्सा हो जाएगी और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वह आज शेरनी की तरह दहाड़ने लगेगी और ऊपर से सुबह सौरभ को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वह भी अलग। आज तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। उषा बोली, सुधा तेरा ये डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है। जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाएगा। सुधा अपनी खुशियों को हमको खुद ही तलाशना होता है। कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो, तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। सुधा ने भी ठान लिया था कि वह अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को सौरभ ऑफिस से घर आया तो देखा सुधा अब तक ऑफिस से नहीं आई थी। माया जी सौरभ को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है। सौरभ मेरा खाने का समय हो गया है, मगर सुधा अब तक ऑफिस से नहीं आई। सौरभ वैसे भी सुधा पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और सुधा को फ़ोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से सुधा ने फ़ोन काट दिया। सौरभ ने दूसरी बार फ़ोन किया, वापस सुधा ने फ़ोन काट दिया। अब सौरभ का पारा 7वें आसमान पर था। वह टकटकी लगाए सुधा की राह देखने लगा। सौरभ बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था ना उसने, वह पढ़ाई करने सहेली के घर गई है, वह भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। सौरभ बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो। माया जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता, बीवी तो बीवी, माँ भी कम नहीं है। यही सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी।
सौरव गुस्से में आग बबूला हो चुका था। चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि इसे सुधा के लिए बचा सके। सुधा जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, सौरभ उसे देखकर झल्ला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, आज शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देरी से आई है। ऊपर से मेरे 2 बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन काट दिया। तुम में अपने आप को समझती क्या हो? माया जी बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरे सुधा। सुबह भी रसोई ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक ठिकाना नहीं है। तुझे तो पता ही है, मुझे शाम का खाना समय पर चाहिए। पहले तो सुबह और शाम दोनों समय का खाना सुबह ही बना कर जाती थी तुम, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे सौरव को, तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। अभी अकेले दाल के साथ रोटी नहीं खाई मेरे बेटे ने। हमेशा सलाद, सब्जी, पापड़, दाल सब कुछ थाली में रहता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा भी दिन ब दिन सूखता जा रहा है। सुधा बोली, वाह मम्मी जी वाह। 4 महीने पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उसी बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक? मेरी शादी के बाद मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर सारा घर का काम मुझ पर ही ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। प्रेरणा और आप पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने भी जाऊँ और घर भी संभालूं, मुझसे ये उपेक्षाएं रखते हैं। सौरव, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब कुछ परोस पाऊँ। कम से कम रोज़ रोज़ इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। तुम सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने तैयार हूँ। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या ही कदर रह गई है इस घर में। सौरभ सुधा की ये बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसकी ईएमआई सुधा की सैलरी में से ही कटता था। प्रेरणा भी घर के दरवाजे से सब कुछ सुन चुकी थी। जिस कार में सभी लोग बड़े ठाठ से घूमने जाते हैं, उस कार का ईएमआई सुधा भरती है। ये घर के सभी लोग जानते थे। सौरभ बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम के बारे में बात चल रही है। हाँ सौरभ, मुझसे घर और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं तो घर का कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। सौरभ बोला, मुझे माफ़ कर दो सुधा, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी और प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में सुधा की मदद करोगे। माया जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। प्रेरणा बोली, भाई मैं तो कभी भी नहीं कहती थी कि मुझे दाल सब्जी भी सभी खाने में चाहिए। सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें और माँ को कल से घर के सारे कामों में बराबर हाथ बढ़ाना होगा। दूसरे दिन माया जी भी सवेरे जल्दी ही रसोई में सुधा की मदद करने आ पहुंची, और उन्होंने प्रेरणा से सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम करने कहा और खुद आटा गूंदने लगी। सुधा ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुश थी और ऑफिस जाकर उषा से बोली, उषा धन्यवाद इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य
लाइन पर आ गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। दोस्तों, बहुत जगह यही होता है। ऑफिस जाने वाली बहू से भी पति, सास और ननद को यही उपेक्षाएं होती है कि वह घर का सारा काम उसी तरह संभाले जिस तरह एक गृहिणी संभालती है। मगर ऑफिस जाने वाली बहुएं भी आखिर इंसान होती है। ये बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए और यदि फिर भी ससुराल वाले नहीं समझे तो खुद के लिए आवाज़ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।